हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रकरण है समास। क्या प्रकरण है? समास। आपके एग्जाम में यह 2 मार्क्स का आता है और शब्द रचना के तत्वों में से एक है। शब्द रचना के क्या है? शब्द रचना का अर्थ है निर्माण करना। नए नए शब्द बनाने की क्रिया को शब्द रचना कहते हैं और जिन तत्वों के द्वारा नए नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें शब्द रचना के तत्व कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में शब्द रचना के तत्व 13 मार्क्स के हैं, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, तत्सम और तद्भव हैं। ये सभी 13 मार्क्स के हैं। इसमें उपसर्ग 3 मार्क्स के हैं और सभी 2 मार्क्स के आते हैं। तो आइए अब हम समास के बारे में जानते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या है, समास क्या है, समास की पहचान कैसे होती है, समास के कितने भेद हैं। समास शब्द संस्कृत भाषा का है जो अस धातु में, किस धातु में? अस धातु में सम उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग तथा खे प्रत्यय लगाकर बना है। यानी कि समास शब्द अस धातु में संस्कृत के सम उपसर्ग तथा घ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना, संकुचित करना। और हिंदी के अनुसार समास शब्द आस शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है, जिसमें सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, अर्थात 2 शब्दों को पास पास रखना। इस प्रकार से समास शब्द का अनुसार हिंदी भाषा एवं संस्कृत भाषा दोनों के अनुसार संक्षिप्त करना हुआ। इस प्रकार से समास की परिभाषा हुई कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच के कारक चिन्हों या योजक शब्दों को हटाकर एक नया संक्षिप्त पद बनाया जाता है। उस संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। अथवा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में अर्थ परिवर्तित नहीं होता। ध्यान देने की बात है कि समास करने के बाद और समास विग्रह करने, दोनों ही स्थितियों में अर्थ जो है समान रहता है। इसमें नया शब्द बनाने पर अर्थ परिवर्तित नहीं होता, जबकि संधि, उपसर्ग एवं प्रत्ययों के द्वारा बनाए गए शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हार, हार एक मूल शब्द है जिसका अर्थ है गले का आभूषण। यदि हमें इसमें कोई उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग लगा देते हैं, तो इसका अर्थ ये शब्द बन जाता है प्रहार और इसका अर्थ हो जाता है आक्रमण करना। तो इस प्रकार से उपसर्ग, संधि और प्रत्यय के द्वारा बनाए गए शब्दों का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जबकि अभी मैंने बताया कि समास में अर्थ परिवर्तित नहीं होता। अब ध्यान दें, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि दही बड़ा, ये हमारा संक्षिप्त शब्द है, बनाया संक्षिप्त पद है, और दही में पड़ा हुआ बड़ा, इन दोनों ही से एक ही अर्थ निकलता है। दही में पड़ा हुआ बड़ा कह दें या दही बड़ा, दोनों का एक ही अर्थ है। तो अतः समास करने पर अर्थ परिवर्तित नहीं होता। इसे एक वाक्य में प्रयोग करके भी समझ सकते हैं कि जैसे श्याम के माता और पिता आए हैं और श्याम के माता पिता आए हैं। दोनों ही वाक्यों से ये पता चलता है कि श्याम के माता पिता दोनों आए हैं, चाहे हम केवल माता पिता कहें चाहे उसको माता और पिता कहें, तो दोनों से ही एक ही अर्थ निकलता है। अतः समास में हम योजक शब्दों अर्थात जोड़ने वाले शब्दों को हटा देते हैं और कारक चिन्हों को, तो हमारा समास बन जाता है। और इन संक्षिप्त किए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। आपकी परीक्षा में समस्त पद दिया जाता है
और समास का विग्रह करना होता है, अर्थात उसमें हम योजक शब्दों और कारक चिन्हों का प्रयोग करना होता है और समास का नाम लिखना होता है। ये 2 मार्क्स का है। तो आइए अब हम समास विग्रह किसे कहते हैं। सामासिक पद हमने जान लिया कि जब हम सामासिक पद को पुनः योजक शब्दों और कारक चिन्हों का प्रयोग करके नए शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसमें से 2 समास अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अतः वे आपके 10th में नहीं है। 10th में केवल आपके द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास है। इसमें अव्ययभावी समास का पूर्व पद, जैसे आपको बताया कि समास में 2 पद होते हैं, समास करने के पश्चात 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा उत्तर पद संज्ञा होता है। समास पद अव्यय हो जाता है, अर्थात अव्ययभावी समास का पूर्व पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है और या एक ही शब्द की पुनरुक्ति होती है, जैसे यथाशक्ति, यथा योग्य, शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार। इस प्रकार इसका समास विग्रह होता है। प्रतिदिन, उपगम, इस प्रकार से। तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। 6 तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इन सभी के कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जब हम विग्रह करते हैं तो यश को प्राप्त लिख देते हैं और जब हम समास करते हैं तो यश प्राप्त हो जाता है। तो इसी पर, लेकिन ये आपके पाठ्यक्रम में अब नहीं है। अब ध्यान देने की बात है कि ये 4 समास हैं, इन चारों पर हमें ध्यान देना है। कि द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों समान विभक्ति वाले होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो जिस समास में दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय अर्थात बोधक अर्थात जोड़ने वाले शब्द का लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय और अव्यय अथवा अन्य अव्यय लगता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें कितने पद प्रधान होते हैं? दोनों पद। तो जैसे कि इसमें सभी विलोम शब्द इस समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे धर्म और अर्थ, ईश कृष्ण, ईश और कृष्ण, कंद मूल फल, ये 3 शब्द हो गए, कंद और मूल और फल। अर्थात हम समझ सकते हैं इन शब्दों के द्वारा कि द्वंद्व समास में समास करते समय और शब्द को हटा देते हैं और विग्रह करते समय और शब्द को लगा देते हैं। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो संधि द्वारा लिखे होते हैं, जिनकी संधि विच्छेद करके, जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म को हमने धर्माधर्म लिख दिया कि धर्म और अधर्म। तो विग्रह करते ऐसे शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वे आ की मात्रा के द्वारा जुड़े हुए हैं, इनकी उसमें दीर्घ संधि हुई है। तो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, चराचर, चर और अचर, सुरासुर, सुर और असुर, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, पथ्यापथ्य, पथ्य और अपथ्य। तो इस प्रकार से हमारा ये द्वंद्व समास है। कि द्वंद्व समास में ध्यान रखने की यह बात है, आप अपनी भाषा में भी उसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समास विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग कर देते हैं
और समास करते समय और शब्द का लोप हो जाता है। सभी विलोम शब्दों में द्वंद्व समास होता है। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? गिनती का होता है, गिनती बताने वाला होता है। ये संस्कृत की भी गिनती हो सकती है और हिंदी की भी गिनती हो सकती है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब हमने क्या बताया कि द्विगु समास में कौन सा पद होता है? उत्तर पद। और द्वंद्व में कौन से होते हैं? दोनों। तो इसमें उत्तर अर्थात बाद का पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिफला। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, त्रि यानी कि तीन, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें समूह शब्द का या संहार शब्द का प्रयोग किया जाता है कि तीन फलों का समूह। और जब हम समास करते हैं तो उनका पहला शब्द त्रिफला, तीन फलों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह, सप्ताह, ऐसे शब्दों पर ध्यान देना। आहा माने दिन होता है कि 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। ऐसे ही अठन्नी, 8 आनों का समूह। इसी प्रकार से शताब्दी, अब्द माने होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह, कि जब शताब्दी शब्द यदि 100 वर्षों का समूह आता है, समास करना होता है, तो हम शताब्दी लिखेंगे। और जब हमें शताब्दी शब्द दिया जाता है, विग्रह करना होता है, तो 100 वर्षों का समूह। इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि कुछ ऐसे संख्यावाची शब्द होते हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान नहीं होता, उसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, वे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो समास में शब्दों का विग्रह करते समय समास का निर्धारण विग्रह पर ही निर्भर होता है। ऐसे भी बहुत से शब्द होते हैं जो जिनमें 2 समास होते हैं, जिनका विग्रह 2 समासों के अंतर्गत आता है, जैसे कि एक दांत वाला, लेकिन यहाँ पर हम गणेश जी के लिए को कहते हैं, अतः ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से 3 नेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में द्वंद्व समास और द्विगु समास के विषय में जाना। तो इसलिए आप